हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग आरएस कॉलेज। आज पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की थी। आज का हमारा विषय है अनुमान। न्याय दर्शन में अनुमान को दूसरा प्रमाण कहा गया है। अनुमान शब्द दो शब्दों से बना है, अनु और मान। अनु का अर्थ होता है बात, मान का अर्थ होता है ज्ञान। शाब्दिक अर्थ में अनुमान वह ज्ञान है जो एक ज्ञान के बाद आता है। अनुमान की परिभाषा तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक के द्वारा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष वस्तु के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे धुएं को देखकर आग का ज्ञान होना, यहाँ पर प्रत्यक्ष हमें धुएं का होता है और उस धुएं के आधार पर हम अप्रत्यक्ष आग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर होता है। अनुमान, किसी भी अनुमान में तीन अवयव होते हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। जिसके बारे में अनुमान किया जाता है उसे पक्ष कहते हैं। पक्ष के बारे में जो भी अनुमान किया जाता है उसे साध्य कहते हैं और पक्ष और साध्य के बीच संबंध जोड़ने वाला हेतु कहलाता है। उदाहरण से समझो, पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं है। इस उदाहरण में पर्वत पक्ष है जिसके बारे में हम कोई बातें कह रहे हैं, कोई अनुमान कर रहे हैं, और पक्ष के बारे में जो भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर आग है, यह साध्य कहलाता है। उसके बाद पक्ष और साध्य, पर्वत और आग के बीच संबंध जोड़ने वाला धुआं कहलाता है, जिसके आधार पर ही हम पर्वत पर आग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वह हेतु, वह कारण, वह आधार जिसके द्वारा हम पक्ष और साध्य के बीच संबंध जोड़ते हैं उसको हेतु कहते हैं। अनुमान का उद्देश्य पक्ष और साध्य के बीच संबंध जोड़ना ही है। पक्ष और साध्य के बीच संबंध जोड़ना ही अनुमान का उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो चीजें होना जरूरी है, पक्ष और हेतु के बीच संबंध, साध्य और हेतु के बीच संबंध। पक्ष को पाश्चात्य दर्शन में माइनर टर्म कहा गया है, साध्य को मेजर टर्म कहा गया है और हेतु को मिडिल टर्म कहा गया है। तो माइनर टर्म और मिडिल टर्म के बीच संबंध, मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच संबंध। पक्ष और साध्य, पक्ष और हेतु का संबंध पक्ष धर्मता कहलाता है, जो अनुमान का मनोवैज्ञानिक आधार भी है। हेतु और साध्य का संबंध व्याप्ति कहलाता है, जो अनुमान का तार्किक आधार है। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करके उससे जुड़ी अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान तभी हो सकता है जब दोनों वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध हो। व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच एक ऐसा नित्य, अनिवार्य और सामान्य संबंध है जो कभी नहीं टूटता है, जो तीनों ही कालों में मौजूद रहता है। जैसे कपड़े और धागे का संबंध, आग और गर्मी का संबंध, बगला और उसके उजलेपन का संबंध। यह दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो वह संबंध जो नित्य है, अनिवार्य है और सामान्य है, उस संबंध को ही व्याप्ति संबंध कहा जाता है। और किसी भी अनुमान के लिए दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर व्याप्ति संबंध नहीं हो तो धुआं को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए व्याप्ति को अनुमान का रीढ़ माना गया है कि इसके बिना अनुमान हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं अनुमान में दो चीजें जरूरी हैं, प्रत्यक्ष वस्तु का होना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु के बीच व्याप्ति संबंध का होना। अब आते हैं अनुमान के प्रकार की ओर।
तो अनुमान का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। प्रयोजन की दृष्टि से 2 प्रकार हैं, प्राचीन न्याय के अनुसार 3 प्रकार है और नव न्याय के अनुसार भी 3 प्रकार है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि न्याय दर्शन के साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो प्राचीन न्याय के अनुसार भी 3 प्रकार है और नव्य न्याय के अनुसार भी 3 प्रकार है। अब हम आते हैं प्रयोजन की दृष्टि से। प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के 2 प्रकार हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान 2 शब्दों से बना है, स्वार्थ और अनुमान। स्वार्थ यानी स्व अर्थ, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य। तो वह अनुमान जो हम अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने संशय की निवृत्ति के लिए करते हैं, उसको स्वार्थानुमान कहा जाता है। इस अनुमान में 3 अवयव होते हैं और इसके 3 वाक्य होते हैं। जैसे पर्वत पर आग है, क्योंकि पर्वत पर धुआं है और जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसके 3 वाक्य होते हैं और इसमें 3 अवयव होते हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। दूसरी तरफ है परार्थानुमान। परार्थानुमान 2 शब्दों से बना है, परार्थ और अनुमान। परार्थ यानी पर अर्थ, पर का मतलब होता है दूसरा। वह अनुमान जो हम दूसरों के संशय निवृत्ति के लिए, उसके शंका के निवारण के लिए करते हैं, उसकी ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं, उसको परार्थानुमान कहा जाता है। परार्थानुमान के 5 वाक्य होते हैं, इसके 5 अवयव होते हैं, इसीलिए इसको पंचावयव अनुमान भी कहा जाता है। वह 5 हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, जिस वाक्य को सिद्ध करना होता है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत पर आग है, यह परार्थानुमान का पहला वाक्य होता है। उसके बाद आता है हेतु। प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दिया जाता है उसको हेतु कहते हैं। जैसे वहाँ धुआं है, धुएं के आधार पर ही हम पर्वत पर आग का अनुमान करते हैं, तो धुआं हेतु कहलाता है। तीसरा है उदाहरण। हेतु के संदर्भ में जो भी दृष्टांत हम देते हैं, जो भी वाक्य बतलाते हैं, उसको उदाहरण कहा जाता है। उदाहरण हमेशा ही व्याप्ति वाक्य से युक्त होता है, व्याप्ति संबंध से युक्त होता है। जैसे हम समझाते हैं कि रसोई घर में धुआं है, इसलिए वहाँ आग है, जंगल में धुआं है तो आग है। तो इस तरह जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो चूंकि पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। तो इस दृष्टांत के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम पर्वत पर आग को सिद्ध करते हैं। तो जो भी दृष्टांत दिया जाता है उसको उदाहरण कहते हैं। और उदाहरण हमेशा व्याप्ति संबंध से युक्त होना चाहिए। जो भी उदाहरण हम दे रहे हैं उन 2 वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध होना आवश्यक है। उसके बाद आता है उपनय। जब उदाहरण के द्वारा हेतु और साध्य का संबंध हम सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद उसे अपने पक्ष में दिखलाना। उदाहरण के द्वारा जब हमने आग और धुएं के बीच संबंध जोड़ दिया कि जहाँ भी धुआं है वहाँ आग है, उसके बाद उसे अपने पक्ष में बतलाना कि देखो पर्वत पर धुआं है, वह उपनय कहलाता है। उसके बाद आता है निगमन, जो सबसे आखिरी वाक्य है, आखिरी अवयव है। उसे उसे निष्कर्ष भी कहा जाता है। तो प्रतिज्ञा जब हेतु, उदाहरण और उपनय के द्वारा सिद्ध हो जाता है तो वही वाक्य निगमन बन जाता है। उसी वाक्य को निगमन कहा जाता है। आप देख सकते हैं प्रतिज्ञा और निगमन दोनों का वाक्य एक ही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि प्रतिज्ञा संशय युक्त होता है, वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, किंतु निगमन जो है केवल सत्य ही होता है, क्योंकि वह हेतु, उदाहरण और उपनय के द्वारा सिद्ध होकर आता है।
तो निगमन सत्य होता है। उसके बाद हम आते हैं प्राचीन न्याय के अनुसार। प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। किसी भी अनुमान में 2 घटनाएं होती हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती पहले की घटना और अनुवर्ती बाद की घटना। पहले की घटना को कारण कहा जाता है और बाद की घटना को कार्य कहा जाता है। जैसे बादल और वर्षा, तो बादल को पूर्ववर्ती घटना कहते हैं और वर्षा को अनुवर्ती घटना कहते हैं। बादल वर्षा का कारण है और वर्षा बादल का कार्य है। तो जब कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाता है तो उसको पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जैसे बादल को देखकर वर्षा का अनुमान करना, भविष्यवाणी करना, वह पूर्ववत अनुमान कहलाता है। यहाँ पर हमने वर्षा का प्रत्यक्ष नहीं किया है, बल्कि अभी आकाश में बादल लगा ही है और उस बादल को देखकर हम यह अनुमान कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद बारिश होने वाली है। तो कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान कहलाता है। उसके बाद आता है शेषवत अनुमान। कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान कहलाता है। कोई घटना हो चुकी है और उस घटना के कारणों का अनुमान लगाना कि किस वजह से वह घटना घटी है, क्यों, इसका क्या कारण है, तो उस अनुमान को शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे सुबह सुबह हम जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि आंगन भींगा हुआ है, सड़क भींगा हुआ है, आसपास की जगह भींगी हुई है, तो यह देखकर हम यह अनुमान करते हैं कि रात में बारिश हुई होगी। तो बारिश यहाँ हो चुकी है, कार्य घटित हो चुका है। हमें कार्य का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है, हमें घटना घटित हो चुकी है और उस प्रत्यक्ष घटना के आधार पर हम अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान करते हैं, तो उसको शेषवत अनुमान कहा जाता है। उसके बाद आता है सामान्यतो दृष्ट। जब 2 वस्तुएं हमेशा साथ साथ रहती हैं और उसका अब तक कोई अपवाद ना मिला हो तो वह घटना सामान्यतो दृष्ट कहलाता है। जैसे कौवा और उसके कालेपन का संबंध, बगुला और उसके उजलेपन का संबंध। आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि बगुला जो है काला होता है। तो बगुला और उजलापन का जो संबंध है वह सामान्यतो दृष्ट कहलाता है। जब भी हम बगुला कहेंगे तो उसके एक उजली तस्वीर ही हमारे मन में बनेगी। जब भी हम दूध कहते हैं तो दूध का उजलापन के साथ ही इमेज हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है। तो दो वस्तुओं का हमेशा साथ साथ देखकर एक वस्तु की उपस्थिति से दूसरे वस्तु का ज्ञान होना सामान्यतः दृष्टि कहलाता है। उसके बाद आता है नव्य न्याय के अनुसार। नव्य न्याय के अनुसार भी अनुमान के 3 प्रकार है, केवलान्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। केवलान्वयी अनुमान वह अनुमान, अन्वय का अर्थ होता है साहचर्य। तो वह अनुमान हमने पहले बताया कि अनुमान के लिए 2 वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध होना जरूरी होता है। तो वह अनुमान जिसमें 2 वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध की स्थापना भावात्मक उदाहरणों के द्वारा किया जाता है उसे केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। यानी कि एक की उपस्थिति से दूसरे का भी उपस्थित होना अन्वय कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं सभी ज्ञात पदार्थ नामधारी है। ज्ञात पदार्थ का मतलब होता है कि जितने भी विश्व में वस्तुएं हैं जिसको हम जान सकते हैं उन सब का कोई ना कोई नाम है। तो जितने भी जानने योग्य वस्तुएं हैं सभी का नाम है और जिनका नाम नहीं है उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। तो सभी ज्ञात पदार्थ नामधारी हैं। घड़ा एक ज्ञात पदार्थ है जिसका हमें ज्ञान होता है, इसीलिए घड़ा नामधारी है, घड़ा का एक नाम है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात पदार्थ और नामधारी के बीच
व्याप्ति संबंध भावात्मक उदाहरणों के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसीलिए इसको केवलान्वयी अनुमान कहा जाता है। फिर आते हैं केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी में व्यतिरेक का अर्थ होता है अनुपस्थित। तो केवल व्यतिरेकी में व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा किया जाता है। जैसे अन्वय का ठीक उल्टा होता है व्यतिरेक। अन्वय में भावात्मक उदाहरणों के द्वारा व्याप्ति की स्थापना की जाती है। केवल व्यतिरेकी में निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा व्याप्ति संबंध की स्थापना की जाती है। जैसे सभी आत्मा रहित वस्तुएं अचेतन है। जिन वस्तुओं में आत्मा नहीं है वह उसमें चेतना भी नहीं है, वह सजीव नहीं है, वह निर्जीव है। तो सभी आत्मा रहित वस्तुएं अचेतन है, जीव चेतन है, सजीव है, इसलिए जीवों में आत्मा है। यहाँ पर जीव और आत्मा के बीच का संबंध जो है वह अभावात्मक निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा जोड़ा गया है। आत्मा रहित का मतलब होता है आत्मा नहीं होना, अचेतन का मतलब होता है चेतना नहीं होना। तो जब निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध जोड़ा जाता है तो उसको केवल व्यतिरेकी कहा जाता है। सबसे लास्ट है अन्वय व्यतिरेक। जब दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति की संबंध भावात्मक और निषेधात्मक दोनों ही उदाहरणों के द्वारा होता है, दोनों ही विधियों से होता है, तो उसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे सभी धूमवान वस्तुएं अग्नियुक्त हैं। पहला उदाहरण अन्वय का है। सभी धूमवान वस्तुएं अग्नियुक्त हैं, यानी कि जितने भी वस्तुएं हैं धुआं से युक्त, जिससे धुआं निकलती है, वहां आग भी है। पहाड़ धूमवान है, पहाड़ पर धुआं है, इसलिए पहाड़ अग्नियुक्त है। तो यहाँ पर पर्वत और अग्नि के बीच यहाँ पर पहाड़ और यहाँ पर जो है वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध भावात्मक उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया गया है। उसके बाद आता है सभी अग्नि रहित पदार्थ धूमहीन है। जहाँ भी आग नहीं है वहाँ धुआं नहीं है। चूंकि पर्वत धुआं युक्त है इसलिए पर्वत पर आग है। आप देख सकते हैं दोनों ही उदाहरणों में निष्कर्ष एक ही है, पर्वत अग्नि युक्त है, किंतु दोनों के बोलने का तरीका अलग अलग है। एक में हम बोल रहे हैं कि सभी धूमवान वस्तुएं अग्नि युक्त हैं, यानी कि जहाँ भी धुआं है वहाँ आग है, और दूसरे में हम बोल रहे हैं कि जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। चूंकि पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है, पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर आग है। तो यहाँ पर भावात्मक और निषेधात्मक दोनों ही उदाहरणों के द्वारा दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध बताया जा रहा है। तो इस संबंध को अन्वय व्यतिरेकी कहा जाता है। इस तरह आज का जो हमारा विषय है अनुमान, यह समाप्त होता है। इसमें हमने जाना कि अनुमान के कितने प्रकार हैं, अनुमान किसे कहते हैं, अनुमान के लिए क्या जरूरी है, अनुमान का क्या उद्देश्य है। अगले वीडियो में हम फिर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।